जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है बोहर मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर मॉडल ऑफ एटम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमने जो मॉडल ऑफ एटम्स अभी तक पढ़े वो जे थॉमसन था। ठीक है, उसके बाद लेक्चर 2 में हमने रदरफोर्ड कंटिन्यू किया था, रदरफोर्ड को कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ें हमने पढ़ी जिनको पढ़ना ज़रूरी था बोहर से पहले। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको लगनी है। अब आएंगे हम बोहर मॉडल पे। अच्छा, बोहर मॉडल ने, जब बोहर ने मॉडल दिया, इसने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा, कुछ प्री रिक्विजिट या कुछ कंडीशंस जो बोहर ने कंसिडर किए, जिनको ध्यान में रखते हुए बोहर ने मॉडल दिया। ठीक है, 2 से 3 बातें। ठीक है, पहली बात बोहर ने जो मॉडल दिया वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ पे एप्लीकेबल है। किन पे एप्लीकेबल है? ऐसे स्पीशीज़ जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज़्यादा वालों पे इसका मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इसने जो स्टडी किया वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पे स्टडी किया। ठीक है, पहला पॉइंट मैं क्या लिख लेता हूँ, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू only to single electron species, only to single electronic species। सिर्फ वो स्पीशीज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। अब वो एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और आयनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और आयनिक फॉर्म में हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2। सही है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करवा दीजिए, एक के बराबर बनाना आपको। दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। That is hydrogen and hydrogen like species, hydrogen and hydrogen like species। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की तरह, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन की तरह का मतलब है, मान लीजिए मैंने हीलियम प्लस लिखा, बताइए हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हीलियम प्लस लिखा तो कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिथियम प्लस 2 लिखा, लिथियम के पास 2 होते हैं, ये 3 होते हैं, 2 लूज कर दिए, कितना बच गया? 1 बच गया। मान लीजिए मैंने बेरिलियम लिख दिया, बेरिलियम प्लस 3, 4 होते हैं, 3 लूज कर दिए, कितना बचा? 1 बच गया। मान लीजिए इससे आगे कंटिन्यू मैं ऐसा लिख लूँ, लेट से मैं ऐसा लिखता हूँ, सोडियम प्लस 10, सोडियम के पास 11 होते हैं, 10 लूज करने के बाद कितने बच गए? 1 बच गया। 2 से 10 लूज करवाना बहुत मुश्किल होता है, बट हाइपोथेटिकली वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ की तरह बिहेव कर सकता है, जब आप ऐसा इमेजिन करके चलें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 12। कितने इलेक्ट्रॉन? 12। अब कितने उसमें से लूज करवाऊँ कि वो बोहर मॉडल उस पर एप्लीकेबल हो? 11 लूज करवाने पड़ेंगे, तो मैग्नीशियम प्लस 11। तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, बट हाइपोथेटिकली अगर उसको बोहर मॉडल उस पर अप्लाई करना है तो वो उसके बराबर होना चाहिए, प्लस 11 उस पर होना चाहिए, तब जाके उस पर बोहर क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किन पे एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ पे। किन पे एप्लीकेबल होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ पे, वो स्पीशीज़ जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोहर ने ये कंसिडर किया कि प्लैंक्स का जो मॉडल था, प्लैंक्स के मॉडल से जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकल के आया, इसने क्या किया, इसी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को एटम पे अप्लाई किया। और इसने ये कहा कि एटम के अंदर जो एनर्जी, वो मैं डिफाइन भी करूँगा नीचे, बट अभी के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट होगा वो कहीं भी रैंडमली प्रेजेंट नहीं हो सकता, एक फिक्स एनर्जी स्टेट में होगा। किस में होगा? जैसे मान लीजिए आपके पास सीढ़ी है, या तो सीढ़ी का पहला लेवल होगा, या तो दूसरे लेवल पे, या तो तीसरे लेवल पे, इसके बीच में कहीं नहीं होगा, इसके बीच में कहीं पे नहीं होगा। इसका मतलब कि जैसे EMR किसी बॉडी से इमिट होता है डिसकंटिन्यूसली और इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, वो चीज़ का इसने खास ख्याल रखा और एटम पे अप्लाई किया। तो इसने ये कहा कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बेसिस है इसके मॉडल का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मैं मोटा मोटा पॉइंट लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, सो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वाज द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल। एनर्जी क्वांटाइज्ड है, और किसका एनर्जी क्वांटाइज्ड है? किसका एनर्जी क्वांटाइज्ड है? एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स ऑक्यूपाई करेंगे उनका एनर्जी। देख लीजिए कुछ इस तरीके से, ये शेल्स लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना सर, इसके अकॉर्डिंग या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, या तो दूसरे शेल में, या तो तीसरे में, या तो फोर्थ में, इनके बीच में कहीं पे नहीं। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है। किसको ऑक्यूपाई कर सकता है? फिक्स एनर्जी लेवल को। दैट इज व्हाट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मीन्स। सो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी इसने खास ख्याल रखा, इसको देखते हुए मॉडल दिया। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। किसको स्टडी किया? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। जब हाइड्रोजन में, इस हाइड्रोजन एटम में जब इसको आप हीट करोगे, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में था, जब इससे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करोगे, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं। क्या करते हैं?
और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं तो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आते हैं, लोअर एनर्जी लेवल में, और जब लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे क्या इमिट करेंगे, EMR, क्या इमिट करेंगे, और वो जो EMR ये इमिट करेंगे वो आपको स्क्रीन पे या वो आपको स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेंगे, उनका एक फोटोग्राफ होगा। अब मॉडर्न टर्म में बता रहा हूँ मैं फोटोग्राफ, अदरवाइज उसको हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, किसको स्टडी किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। तो मैं लिख लेता हूँ इस फॉर्म में, स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इसने स्टडी किया। ये 3 प्रीरिक्विजिट्स थे जिनको ध्यान में रखते हुए या जिनको स्टडी करने के बाद इसने मॉडल दिया। बातें ये नहीं कही, ये बस खास ख्याल रखा इन चीज़ों का इसने। पहली बात कि मॉडल किस पे एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ पे। दूसरी बात क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एटम के अंदर क्वांटाइज्ड है, एक फिक्स एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है। और तीसरी बात हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को इसने स्टडी किया। अब क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो मैंने ये पिछले बैचेस में पढ़ा रखा है, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, मिस कर दिया हमने, सिलेबस से हटा रखा है पूरा, नीट लेवल तक नहीं है, इसको पूरा सिलेबस से हटा दिया, ठीक है। तो इसकी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो मोटी मोटी बात लगी वो मैं बता दूंगा। अदरवाइज आप वॉल्यूम 2 फिजिक्स में पढ़ेंगे 12th में, यहाँ पे मिस कर दिया इसको, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसने कुछ बातें कही। अब इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोहर ने कुछ बातें कही। सो अब मैं लिख लेता हूँ पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। अब क्या क्या बातें इसने कही वो आप देखेंगे, ठीक है ना। और हल्की सी बातें, 2 इस पे सवाल बहुत बढ़िया बनते हैं, हर बार सवाल आते हैं। इस बार भी नीट में एक सवाल था, नीट में 2 सवाल थे, 3 सवाल थे इस चैप्टर से बेसिकली। 2 सवाल आप, एक सवाल आपका बोहर से था, बोहर से भी सवाल बनना था इस बार, ठीक है ना। एक नहीं था, बोहर से 2 सवाल थे, बोहर से कंटिन्यू 2 सवाल थे, बोहर से 2 सवाल आए थे, ठीक है ना। सिर्फ बोहर से आए थे, दोनों के दोनों बोहर से आए थे, ठीक है। अच्छा देखिए, बोहर ने पहली बात ये कही, कहता जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, किसके अराउंड, इन कॉन्सेंट्रिक फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, इन कॉन्सेंट्रिक फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। 1 by 1 थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग, द इलेक्ट्रॉन कीप revolving around the nucleus, in fixed energy levels. This is what quantization of energy means. इसका ही खास ख्याल रखा था उसने, ठीक है ना, in fixed energy levels, ठीक है। या इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, इन फिक्स्ड सर्कुलर या सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक, सर्कुलर और कैसे कॉन्सेंट्रिक, जिनका सेंटर एक ही होगा, है ना। फिक्स्ड सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक एनर्जी लेवल्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं अगर इसको बना दूँ, कुछ इस तरीके से मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और इसके सराउंडिंग में सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक, एक ही सेंटर है सबका, न्यूक्लियस एक ही है, ठीक है ना। इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होगा, इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे शेल्स। क्या प्रेजेंट होंगे, शेल्स। इन्हीं को हम पढ़ते हैं एनर्जी लेवल्स। बोहर ने इनके लिए क्या टर्म यूज़ की थी, एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और ये कैसे थे, फिक्स एनर्जी के थे और कॉन्सेंट्रिक थे, ठीक है ना। सो दीज आर नोन एज शेल्स आर एनर्जी लेवल्स, दीज आर एनर्जी लेवल्स। और यही वाले परमिसिबल है, बोहर के अकॉर्डिंग यही वाले परमिसिबल है, इनके बीच में कुछ नहीं है, इनके बीच में कुछ नहीं है, यही वाले पॉसिबल है। पहला है, दूसरा है, इसके बीच में डेढ़ आधा वाला कुछ नहीं है, पहला दूसरा तीसरा, इनके बीच में कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सो दीज आर ओनली पॉसिबल आर परमिसिबल आर परमिटेड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। दीज आर परमिटेड एनर्जी लेवल, यही वाले पॉसिबल हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड इन सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स, नाउन एज लिख लेता हूँ इनको, नाउन एज परमिटेड या पॉसिबल या परमिसिबल, जैसा भी आप लिखना चाहो, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, पॉसिबल एनर्जी या शेल्स, और स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और स्टेशनरी
ऑर्बिट्स, इन्हीं को पढ़ते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं को पढ़ते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या पढ़ते हैं इनको? स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए रदरफोर्ड का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या रहा उस टाइम पे? रदरफोर्ड का स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि उस पर एलिगेशन ये लगा कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन इट ऑलवेज रेडिएट एनर्जी and a time will come that electron, since it is also a charged particle, will lose all of its energy and will fall into the nucleus. Stability of atom is collapsed. ठीक है ना? ऐसा तो बता नहीं पाया, ये बता पाया। बोहर ने ये कहा कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा, स्टेशनरी का मतलब उसका ओरिजिनल घर, ध्यान दीजिएगा, स्टेशनरी का मतलब उसका ओरिजिनल घर। अब मुझे पता है अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ का ओरिजिनल घर क्या होता है? पहला शेल। होगा नहीं होगा? अगर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं तो इनका जो ओरिजिनल घर होगा वो कहाँ पे होगा? पहला शेल होगा। हाँ, उसके बाद एनर्जी देके इसके शेल को बदला जा सकता है, दूसरे में लेके चले गए, तीसरे में लेके चले गए, चौथे, लेकिन ओरिजिनल कौन सा है? पहला शेल, ठीक है। इसका मतलब जब कभी भी इलेक्ट्रॉन इस पहले शेल में घूमता रहेगा, नॉट ओनली पहला इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे, लेकिन अभी कहाँ पे? पहले में ही तो होगा, ठीक है ना? तब तक वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, तब तक वो एनर्जी इमिट, ये रदरफोर्ड को पता नहीं था। ये रदरफोर्ड को पता? बोहर ने ये कहा कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, वो एनर्जी रेडिएट, तो एनर्जी खत्म होने की बात तो खत्म हो गई, एनर्जी खत्म होने की बात खत्म हो गई, ये तो बात ही नहीं आई फिर, ठीक है। तो नंबर सेकंड पॉइंट में लिख लेता हूँ कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन stationary orbit, as long as electron is present in stationary orbit, it does not radiate energy, it does not radiate, ये कोई भी एनर्जी इमिट नहीं करता, ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता जब तक ये कहाँ पे रहे, जब तक ये किस ऑर्बिट में रहे? स्टेशनरी से मतलब इसका ओरिजिनल घर जहाँ पे ये ऑलरेडी था, याद रखिएगा, जहाँ पे ये ऑलरेडी था अगर वहाँ पे ये रहे और जब तक रहे तब तक ये एनर्जी इमिट नहीं करता, तब तक ये एनर्जी इमिट नहीं करता, ठीक है। अच्छा अगर अपना स्टेशनरी ऑर्बिट छोड़ना चाहे, फिर सर अगर छोड़ना चाहे तो किसी हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो पहले एनर्जी गेन करेगा, पहले एनर्जी गेन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अगर मैं आपको ये पूछूँ व्हाट आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, वो ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, ये याद रखिएगा, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, ठीक है। अच्छा ये जो आपके स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगे, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स को कैसे डेजिग्नेट करते हो आप? क्लासिकली बताइएगा ज़रा मुझे। ये जो आपके शेल्स होंगे, मान लीजिए पहला शेल, दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये किस तरीके से आप इनको डेजिग्नेट करते हो? सर क्लासिकली तो हम डेजिग्नेट करते हैं KLMN से, ऐसे ही करते हैं ना डेजिग्नेट। क्लासिकली कैसे करते हैं आप? से दिस इज़ KLMNO, इस तरीके से चलते हैं आप, ठीक है। बट बोहर के आने के बाद बोहर ने इनका डेजिग्नेशन बदला और बोहर इनको डेजिग्नेट करने लगा N से। किससे? N से। तो कहता है दिस इफ N इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स फर्स्ट शेल, N इज इक्वल टू 2 सेकेंड, N इज इक्वल टू 3 थर्ड शेल, N इज इक्वल टू 4, N इज इक्वल टू 5 फिफ्थ शेल, अप टू N इज इक्वल टू इन्फिनिटी, N इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो बोहर ने डेजिग्नेशन देखा और डेजिग्नेशन किससे किया इसने? N से। KLMN नहीं यूज़ किया और क्या यूज़ किया? N से। मान लीजिए मैं लिख लूँ N इज इक्वल टू 5, N इज इक्वल टू, इससे समझना ईजी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको G बोल दूँ, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा KLMN, या वापस आना पड़ेगा, या Z बोल दूँ तो गिनना पड़ेगा। इसने क्या कर दिया? उस कहानी को ख़त्म कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट तो Z तक ही चलेंगे, और बताइए शेल तो इन्फिनिटी भी होता है, कहाँ गिनेंगे फिर? नहीं ना गिन पाएंगे, तो इसलिए N से डेजिग्नेट करना ज़्यादा बेटर है। सो अगर मैंने लिखा N इज इक्वल टू 10, इसका मतलब 10वें शेल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर N इज इक्वल टू 5 लिखा, फिफ्थ शेल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मोस्टली इसमें भी लिमिटेशन ये है कि K से स्टार्ट होता है, इससे पहले ABC से स्टार्ट ही नहीं होता, जनरली K से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? K से। तो ये यूज़ होते हैं, लेकिन इससे बेटर यूज़ करना क्या है? N यूज़ करना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ करना बेटर है, ठीक है। ये मैं लिखूंगा नहीं, यह हल्का सा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा इसके बाद जब तक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रहे एनर्जी लूज नहीं करता। लेकिन तीसरी बात बोहर ने ये कही कि अगर ये एनर्जी स्टेट बदलना चाहे, अगर ये एनर्जी स्टेट बदलना चाहे तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अगर लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाना चाहे, लेट्स से दिस इज N1 एंड दिस इज N2। अगर मैं पूछूँ आपको व्हाट इज N1? N1 इज सम ग्राउंड स्टेट, N1 इज नथिंग बट शेल, सम ग्राउंड स्टेट, N2 इज सम एक्साइटेड स्टेट, हायर स्टेट। N1 मान लीजिए 1 है तो N2 मान लीजिए 5 है,
ये ग्राउंड स्टेट, वो हायर स्टेट, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, इसलिए N1 और N2 से लिखा मैंने। सो N1 इज ग्राउंड स्टेट, N1 कौन सा स्टेट। अब मुझे बताओ अगर हाइड्रोजन एटम की मैं बात करूँ या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ की मैं बात करूँ और मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं किया तो इनका ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या होगा, फर्स्ट। N1 इज इक्वल टू 1, सही है ना, क्योंकि पहले शेल में ही तो प्रेजेंट होंगे। अच्छा मैं आपको ये बोलूँ कि बताइए N2 क्या होगा इनके लिए, 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। एनर्जी गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, चौथे शेल में और या इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। N2 फिक्स नहीं होता, N2 फिक्स। लेकिन अगर मैं N1 की बात करूं तो हाइड्रोजन या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में N1 फिक्स होता है इन जनरल, और वो कितना होता है, 1 के बराबर, ग्राउंड स्टेट के बराबर, ठीक है ना। अच्छा N2 क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट, N2 इज एक्साइटेड स्टेट, या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, N1 इज लो एनर्जी लेवल या लो एनर्जी स्टेट एंड N2 is हाई एनर्जी स्टेट, N2 is हाई एनर्जी। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपका लो एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है यहाँ पे। अच्छा अगर ये अपना स्टेट चेंज करना चाह रहा है जब तक इसमें घूमता रहेगा एनर्जी रेडिएट, लेकिन अगर ये ऐसा करना चाहे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये चाह रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, ये कब यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, जब एनर्जी गेन करे, जब एनर्जी, देखो इसको इतना गैप क्रॉस करना पड़ रहा है, और अगर इतना गैप क्रॉस करना पड़ रहा है तो इतने गैप के बराबर एनर्जी इसको मिलना चाहिए। जब इतना गैप के बराबर इसको एनर्जी मिलेगा, वो भी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ EMR, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो इस टाइम पे ये जब EMR एब्जॉर्ब करेगा, जब ये EMR एब्जॉर्ब करेगा तब जाके ये क्या कर सकता है, EMR को एब्जॉर्ब करने के बाद ये ट्रांजिशन करेगा, क्या करेगा, इट विल अंडरगो एनर्जाइजेशन, इट विल गेट एनर्जाइज्ड, इट विल अंडरगो एक्साइटेशन, और कहाँ जाएगा, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ, ये तीसरा पोस्टुलेट आएगा कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाना चाहे, इट ऑलवेज एब्जॉर्ब EMR, इट ऑलवेज एब्जॉर्ब फोटॉन, इट ऑलवेज एब्जॉर्ब। अच्छा अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आना चाहे फिर क्या करेगा, फिर एनर्जी लूज करेगा, कितना लूज करेगा, उसी गैप के बराबर, कितना लूज करेगा, गैप के बराबर लूज करेगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन आपका, ये इलेक्ट्रॉन ये एक्साइटेड स्टेट वापस, और ये वापस से ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सो ये मान लीजिए आपका दिस इज N इज इक्वल टू 1 या दिस इज N1 एंड दिस इज N2। अच्छा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट था अभी, एक्साइटेड स्टेट में। अब अगर ये वापस आना चाहे, अगर ये एक्साइट से वापस ग्राउंड में आना चाहे, क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अभी एनर्जी ज़्यादा है इसके पास, कम वाले में आना तो एनर्जी उतना ही होना चाहिए जितने में आना है इसको, तो यहाँ पे EMR को ये, सो इट विल इमिट EMR, ये EMR रेडिएशन को इमिट करेगा, ठीक है ना। सो इट विल इमिट EMR को इमिट करेगा, EMR को इमिट करेगा, फोटॉन्स को इमिट करेगा, किसको, फोटॉन्स को इमिट करेगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, ग्राउंड स्टेट से, ये सॉरी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है। ये आएगा पोस्टुलेट नंबर 3, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करे, इट विल ऑलवेज एब्जॉर्ब EMR, और जब कभी भी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आना चाहे, इट विल ऑलवेज इमिट EMR, इट विल ऑलवेज इमिट EMR, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, नंबर 3, इफ इलेक्ट्रॉन absorb EMR, it jumps from कहाँ से, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइट, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, समझ जाओगे, दैट मीन्स फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट, एंड इफ इट जम्प्स फ्रॉम, अगर उल्टा काम हो जाए, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, it will always emit EMR, फोटॉन्स की फॉर्म में हमेशा EMR को इमिट करेगा, क्या करेगा, हमेशा EMR को इमिट करेगा, ठीक है। अब देखिए मेरे को ये बताइएगा ध्यान से, और ये आ गया N1 और ये आ गया N2, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अच्छा इस N1 का कोई ना कोई तो एनर्जी होगा सर, सो लेट्स से इसका एनर्जी है E1, कितना एनर्जी है, और लेट्स से इसका एनर्जी कितना है, लेट्स से E2, ठीक है। अच्छा कितना गैप इसको क्रॉस करना पड़े कि E1 से E2 में चला जाए या E2 से E1 में आ जाए, डेल E के बराबर, किसके बराबर, डेल E के बराबर, दिस डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दिस इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। अब मुझे बताइए ये जो डेल E होगा,
ये del E किसके बराबर सर? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन जब कभी भी EMR एब्जॉर्ब या इमिट होगा, मैंने सिर्फ इमिट लिखा था, वहाँ पे एब्जॉर्ब में भी सेम कहानी है, हमेशा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूसली, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स। और किसके बराबर था? E किसके बराबर था? h न्यू के बराबर। किसके बराबर था? सो दिस del E इज इक्वल टू h न्यू, del E इज इक्वल टू, यहाँ से न्यू किसके बराबर आएगा? del E अपॉन आएगा ना, म्यू यहीं पे रख दिया, h को डिवाइड में लेके चला गया, ठीक है ना। अच्छा, इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल पाएंगे सर? इस फॉर्मूला से आप फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे उस फोटोन का जो फोटोन ज़रूरी होगा इस इलेक्ट्रॉन को इस गैप क्रॉस करवाने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन ने गैप क्रॉस करना है तो इसको एनर्जी गेन करना पड़ेगा, और वह एनर्जी किस फॉर्म में गेन करेगा? फोटॉन्स की फॉर्म में, EMR की फॉर्म में। सो कौन से वाले फ्रीक्वेंसी का फोटोन आपको चाहिए कि ये एनर्जी गैप क्रॉस हो पाए सर? वो डिपेंड करता है पहले कि एनर्जी गैप कितना है, और इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? प्लैंक्स कांस्टेंट से। या आपको देगा वो फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन जो जरूरी होगा इस गैप को क्रॉस करने के लिए, इस गैप को। दिस इज कॉल्ड बोहर फ्रीक्वेंसी रूल, दिस इज कॉल्ड बोहर फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? इसे आप निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी उस फोटोन का जो ट्रांजिशन करवाना चाह रहा है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रांजिशन होगा। तो दिस इज बोहर फ्रीक्वेंसी रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये पूछा नहीं गया आपको, डायरेक्टली इतना पूछेगा, या तो इस पे फॉर्मूला, या तो इस पे सवाल बनता है, या तो सीधा आपको बोलेगा कि द बोहर फ्रीक्वेंसी रूल अमंग द फॉलोइंग इज, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा। सो म्यू इज इक्वल टू del E अपॉन h। रिमेंबर दिस शुड बी del E because electron is undergoing transition, there should be ground state and excited state, not E only। E है तो एक ही की बात कर रहे हो आप, it should be del E, it should be del E, so del E upon H, del E upon H, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक और ज़बरदस्त बात जो इसने कही, नंबर 4 बात देखिएगा। अब बोहर के अकॉर्डिंग एक बात तो इसने ये कही कि इलेक्ट्रॉन जब कभी भी एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करेगा वो फिक्स एनर्जीज के होंगे, वो एनर्जी कैलकुलेट भी करना हम सीख लेंगे, ठीक है ना, लेकिन होंगे कैसे? फिक्स एनर्जी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जिसका इसने खास ख्याल रखा। अच्छा, इसके साथ में इसने ये भी कहा कि जो भी शेल्स पॉसिबल होंगे उनका एक एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा और वो वैल्यू फिक्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल। कहता सिर्फ वही वाले शेल्स पॉसिबल हैं, ऑर्बिट बोल दीजिए, शेल्स बोल दीजिए, एनर्जी लेवल्स बोल दीजिए, तीनों बातें सेम है, ठीक है ना। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल हुज एंगुलर मोमेंटम, हुज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम MVR is equal to an integral multiple of, is equal to an integral multiple of h upon 2 pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। देखिए क्या बात है, ध्यान से देखना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। कहता सिर्फ वही वाले शेल्स पॉसिबल होंगे जिन शेल्स का एंगुलर मोमेंटम, जिन शेल्स का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? h अपॉन 2 पाई के बराबर। देखना ध्यान से। अच्छा, मुझे बताइए, फिजिक्स में आपने मोमेंटम पढ़ा होगा, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, और अगर आपने एंगुलर की बात की तो एंगुलर में आपका बस एंगल आएगा बीच में, बाकी कुछ नहीं। एंगल आ रहा है, और एंगल आ रहा है तो कहीं ना कहीं से कोई रेडियस बना होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कुछ दूरी पे है तो कहीं ना कहीं आप एंगल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो MVR होगा, MVR इज एंगुलर मोमेंटम, MVR इज एंगुलर मोमेंटम, इसको I ओमेगा से भी लिखते हैं, लेकिन वो फिजिक्स में लिखते हैं I इंटू ओमेगा, ठीक है ना। MVR एंगुलर मोमेंटम, इट शुड बी इक्वल टू, इट शुड बी NH अपॉन 2 पाई। बताइए, ये जो मैंने लिखा हुआ है इंटीग्रल मल्टीपल, ये मैंने ऊपर भी लिखा था एनर्जी में, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ मैं वापस इसको, ठीक है ना। दिस इज NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई। अब कहता वही वाले शेल्स पॉसिबल हैं जिन शेल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा सर? या तो 1H अपॉन 2 पाई, या तो 2H अपॉन 2 पाई, या तो 3H अपॉन 2 पाई, या तो 4H अपॉन 2 पाई। तो N का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1 2 3 4, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिख लूँ 5.5H अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू पॉसिबल। अगर मैं लिखूँ 6.5H अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो H अपॉन 2 पाई के साथ में हमेशा इंटीजर होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? कहता वही वाले शेल्स पॉसिबल हैं जिनके एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना आएगा? इसके बराबर। वेयर दिस M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R इज रेडियस ऑफ शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, रेडियस ऑफ शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये किसके बराबर आना चाहिए? NH अपॉन 2 पाई के, NH अपॉन या तो 1H अपॉन 2 पाई, या तो
2h/2 या तो 3h/2 या तो 4h/2, इनके बीच वाले जो वैल्यूज़ होंगे वो पॉसिबल। सर इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट को लिखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का भी ध्यान रखा। एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्वांटाइज्ड। व्हाई क्वांटाइज्ड? इट हैज गॉट फिक्स्ड वैल्यूज ओनली, इट हैज गॉट फिक्स्ड वैल्यूज ओनली, ठीक है। सो इसका मतलब इस इक्वेशन से आपको क्या देखने को मिलेगा? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा सर मुझे ये बताओ, मैं कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ, क्या ये वैल्यूज़ पॉसिबल होंगे या नहीं? ठीक है ना, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूँ, सवाल की फॉर्म में। कौन से वाले आपको ये बताना है कि कौन से पॉसिबल होंगे, पॉसिबल वैल्यूज़, आपको बस पॉसिबल वैल्यूज़ बताने हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के। पहला लिख रहा हूँ मैं, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एंगुलर, मतलब MVR तो सब में चलेगा, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ ऐसा, मुझे पता है इनमें से कौन से वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। 1 बाय 1 देखिएगा। पहला पॉसिबल है, हाँ क्यों? क्योंकि n की जगह पे अपने 5 पुट किया, ठीक है, तो पहला वैल्यू पॉसिबल है, ओके ठीक है। दूसरा बताइए, दूसरा पॉसिबल है क्या? क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब n को 2 पुट करूँ। मुझे पता है मैंने n 2 पुट किया ना, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। सर h/2 के साथ इंटीजर होना चाहिए, लेकिन बाकी अगर इवन नंबर आ रहा तो डिवाइड तो होगा ना 2 से, ठीक है। तो ये वैल्यू भी पॉसिबल है। और ये कब पॉसिबल था? जब n कितना था? बहुत अच्छे, जब n 2 था, ठीक है। ये बताइए, नहीं है पॉसिबल? पक्का मुझे लग रहा है। मुझे बताइए ज़रा n अगर मैं 5 पुट करूँ, ज़रा अगर बताइए मुझे n में 5 पुट करूँ तो ये बनेगा 5h/2, तो मतलब 5/2 ढाई आएगा ना, तो 2.5 h/π। दोबारा याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ याद कैसे रखोगे। h/2 के साथ होना चाहिए हमेशा इंटीजर, क्या होना चाहिए? लेकिन अगर h/π लिखा है तो इसके साथ में 0.5 वाला वैल्यू हमेशा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर h/π लिखा तो मतलब ऊपर कोई ऑड इवन नंबर रहा होगा या ऑड नंबर रहा होगा, डिवाइड कर रखा होगा, डिवाइड करने के बाद 0.5 आएगा। अगर तो कोई ऑड नंबर लिया है तो ऑड नंबर में h/π के साथ में हमेशा 0.5, लेकिन 0.5 नॉट 0.6 0.7 ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। ये भी पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। सर ये बताइए 7h, नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल क्यों? क्योंकि h/2 के साथ इंटीजर होता है, h/π के साथ इंटीजर, h/π के साथ क्या होता है? फ्रैक्शनल वैल्यू, और वो भी कौन सा? 0.5 वाला। कोई भी 0.5 हो लेकिन 0.5 वाला होना चाहिए। ये वाला पॉसिबल, ठीक है। ये बताइए है कब? जब मैंने यहाँ पे 16 पुट किया होगा। अगर n मैंने 16 पुट किया होगा, 16/2 8 आया होगा, फिर h/π बचा होगा, तो n = 16 पुट करने पे ये वैल्यू आएगा, ठीक है। ज़रा ये बताइए कब आएगा? जब मैंने n को 15 पुट किया होगा, है ना, तो 15/2 7.5 आया होगा। तो मैं फिर बता रहा हूँ h/π के साथ 0.5 वाले वैल्यूज़ आएंगे, बट h/25 के साथ कभी भी पॉइंट वाले वैल्यूज़ उनमें इंटीजर होना चाहिए, तो ये वाला वैल्यू भी पॉसिबल है, ठीक है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि कौन से वैल्यूज़ पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसके आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू